ये अगला लेसन है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत का मतलब जानते हो, पहाड़। पर्वत प्रदेश जैसे अरुणाचल है, ये पहाड़ों का प्रदेश में पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, बारिश। जो वर्षा ऋतु का मौसम होता है उसे पावस बोला जाता है। तो कविता का मेन संदेश, ये पूरी कविता में क्या संदेश दिया है कवि ने? इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में, पहाड़ों वाले प्रदेश में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक परिवेश में होने वाले परिवर्तन का आकर्षक रूप से चित्रण किया है। मैंने जब बारिश होती है तो हमारे प्रकृति में क्या क्या चेंजेज आती है, क्या क्या परिवर्तन आता है, उसका वर्णन किया है। वो परिवर्तन क्या होता है? कभी जैसे बादल छा जाता है, कभी बादल नीचे आ जाता है, कभी जोर से बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी धूप निकलता है, कभी धूप नहीं निकलती है। तरह तरह के मतलब परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस बारिश के कारण वो अपना प्रकृति जो है अपना आकर्षक रूप दिखलाती है। और कभी कभी बादलों और धूप की आग बिचौली के कारण प्रकृति जो है प्रतिपल में प्रत्येक क्षण अपना रूप बदल देती। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कभी धूप निकल जाएगी, कभी बारिश हो जाएगी, कभी बारिश नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया और श्रृंखलाबद्ध चारों तरफ हमारे जो पहाड़ फैला है उसको श्रृंखलाबद्ध बोलते हैं। जंजीरों में मतलब चारों तरफ से एक दूसरे से सब मिले। आप कहीं भी जा करके बाहर में देखो तो चारों तरफ पहाड़ एक दूसरे से सटे हुए, श्रृंखलाबद्ध, उसको श्रृंखलाबद्ध बोलते हैं। और ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं और पर्वत के ऊपर खिले हुए हजार तरह के जो फूल हैं, ये फूल न होकर के मानो पर्वत की ये आंखें, और ये अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने तलहटी मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे में बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया, एकदम झील टाइप का बन गया, तालाब बन गया। तो उसको कवि ने उसको दर्पण मान लिया। दर्पण का मतलब होता है शीशा, आईना। तो अपने फूल रूपी आंखों से अपने नीचे, पैरों के नीचे तालाब रूपी दर्पण में अपनी शोभा को निहार देख रहा है, देख करके प्रसन्न हो रहा है। जैसे आदमी जनरल लुक नहीं होता, शीशे में अपना मुंह देख करके बहुत प्रसन्न होता, सुबह सो करके उठता तो पहले शीशे में मुंह देखता। वैसे पहाड़ भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य का, वो अपने नीचे जो पानी इकट्ठा हो गया, तालाब का रूप धारण कर लिया, उसमें अपना मुंह देख करके वो प्रसन्न हो रहा है। और पर बहते हुए जो झरने, पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए जो झरने हैं, वो मानो पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं, माने पर्वत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और पर्वत से के ऊपर, पर्वत के शिखर पर माने टॉप पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष शून्य आकाश की तरफ देखते हैं। जब ऐसा होता है ना, बारिश होने के बाद जब हवाएं शांत हो जाती है तो बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ों के ऊपर उगे हुए लंबे लंबे वृक्ष मानो किसी चिंता में मग्न आकाश की तरफ देखते हैं, शून्य आकाश की ओर देख रहे। और अचानक बादलों के घिर जाने से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है मौसम कि चारों तरफ से बादल छा जाता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। पहाड़ों पर उगे हुए लंबे लंबे वृक्ष सब गायब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, धुआं धुआं सा दिखता है। तो ऐसा लगता है, कवि का मानना है कि कल्पना की चीजें हैं। ऐसा लगता है कि मानो बादल रूपी पंखों को आकाश क्या करता है, अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाता हुआ लेकर के जमीन पर आता है
और पर्वत को लेकर के उड़ जाता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता ना, बादलों के कारण चारों तरफ कोरा कोरा सा छा जाता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो कवि का मानना है कि मानो आकाश अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाता हुआ नीचे धरती पर आता है और पर्वत को लेकर के उड़ जाता है, इसलिए नहीं दिखाई। तो सिर्फ उस समय केवल झरनों के शोर सुनाई देते, झरने का शोर सुनाई देता और कुछ नहीं। झरना मतलब झरने की आवाज से दिखाई देता, वही सुनाई देता। ऐसा लगता है कि जैसे धरती आकाश पर टूट पड़ा है और मूसलाधार कैट एंड डॉग रेन जो होता है उसको मूसलाधार बारिश बोलते हैं, बड़ा जोर से बारिश होता है। मूसलाधार वर्षा होने के कारण भयभीत होकर के पहाड़ों पर उगे हुए ये जो साल के वृक्ष हैं, स्टिक प्लांट जो होता है उसको साल का वृक्ष बोलते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो साल के वृक्ष जैसे धरती में समा गए डर के बाद, बारिश के कारण साल के लंबे लंबे वृक्ष जो पहाड़ों पर उगे थे मानो डर के मारे धरती में समा गए। कहने का मतलब ये जो बादल आ जाता है, चारों तरफ कोहरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ कवि की कल्पना। और इतना कोहरा अधिक बढ़ जाता है फाड़ी फाड़ी कि मानो तालाब में आग लग गई, धुआं धुआं सा उठता रहता है। जो नीचे उसके पानी इकट्ठा हो गया है ना पर्वत के, उसमें धुआं धुआं सा उठता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें आग लग गया, धुआं उठ रहा। और इस प्रकार जो बादल रूपी इंद्र जो है, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, मानो बादल रूपी यान में, यान का मतलब जहाज, बादल रूपी यान में बैठकर इंद्र जो है विभिन्न प्रकार के जादू के खेल खेल रहे, मतलब जादूगरी दिखा रहा है। जादूगरी क्या है? कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी धूप निकलता है, कभी बादल छा जाता है, कभी पेड़ गायब हो जाता है, कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, कभी हवाएं शांत हो जाती है। तो इस प्रकार का लुका छिपी का खेल, जादूगरी खेल, देवताओं का राजा जो इंद्र है वो बादल रूपी यान में बैठ करके वो अपना खेल दिखाते रहता है। ये कविता का मेन सार। अब मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी किताब खोल करके देखो। कविता है, 5वां लेसन है, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पावस ऋतु मतलब बरसात की ऋतु थी। पर्वत की प्रदेश था, हमारे पहाड़ों का प्रदेश। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और बारिश के कारण प्रकृति जो है प्रतिपल अपने रूप को बदल रही है, क्षण क्षण। मेघलाकार पर्वत अपार, कहता है कि चारों तरफ हमारे जो मेघलाकार का मतलब होता है एक्चुअली करधनी, ये करधनी जो औरतें यहाँ पहनती हैं उनको बोलते हैं मेखला। और यहाँ पर क्या है कि आप बाहर में निकल करके देखोगे तो चारों तरफ से पर्वत घिरा हुआ है करधनी के आकार का, ढलान लिए हुए पहाड़ चारों तरफ करधनी के आकार में फैला हुआ है। और उसके ऊपर उगे हुए सहस्त्र दृग सुमन भार, पहाड़ों पर उगे हुए हजारों पुष्प मानो वो पर्वत की आंखें, और इस अपने फूल रूपी आंखों से अवलोक रहा है बार बार। मैंने अपने शरीर को, विशाल काय शरीर को देख करके प्रसन्न हो रहा है, शोभा रहा है। नीचे जल में निज महाकाल, बारिश के कारण पहाड़ों के नीचे जो एक विशाल तालाब का निर्माण हो गया था, उस तालाब रूपी दर्पण में पर्वत जो है अपने पुष्प रूपी आंखों से अपने विशाल शरीर को देख करके प्रसन्न हो रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहां पर दर्पण सरोवर के लिए प्रयुक्त किया गया।
वो जो पानी इकट्ठा हो गया ना उसको दर्पण बता रहा है। और पर्वत पर जो उगे हुए जो फूल हैं मानो वो पर्वत की आंखें। और दूसरा है गिरि का गौरव गाकर झरझर। ये झरने पहाड़ों पर से गिरते हुए झरने मानो पर्वत का महानता का गुणगान कर रहे। झरने जो है पर्वतों के महिमा का गुणगान कर रहे, मद में नस नस उत्तेजित कर, और जिससे हमारे शरीर में एक नया उमंग, नया जोश पैदा करता है। मोती की लड़ियों से सुंदर और पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए जो झरने हैं, उस झरने का जो पानी का जो बबल्स से जो सफेद सफेद रंग के दिखाई देते हैं, वो मानो ऐसे दिखाई देते हैं झाग भरे झरनों, मतलब वो मोती की लड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। ये जो पानी के झरने जो गिरते हैं उनके झाग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ये सफेद मोती की लड़ियां, मालाएं। गिरिवर के उड़ से उठ उड़कर, और पहाड़ों के ऊपर उगे हुए लंबे लंबे जो वृक्ष हैं, उच्च कांक्षा, अपने ऊपर उठने की इच्छा से आकाश की तरफ देख रहे हैं। अनिमेष, बिना पलक को झपाए, अटल, न हिलते हुए, कुछ चिंता पर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी चिंता में मग्न है। जब आदमी कभी चिंता में होता है ना तो एकदम स्थिर हो जाता, अटल हो जाता, उसका ध्यान उसी जगह केंद्रित हो जाता है। तो बारिश के बाद पहाड़ों पर उगे हुए जो लंबे लंबे वृक्ष, ऐसा मालूम होता है कि ये ऊपर उठने की चिंता में, अपने महत्वाकांक्षा को लेकर के ऊपर उठने की जो उनकी इच्छा है, मानो अपने बिना पलक को झपाए हुए आकाश की तरफ देख रहे, बिना हिले हुए। अनिमेष, अटल, कुछ चिंता पर। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी चिंता में मग्न। सिर्फ कवि का एक कल्पना है। उड़ गया अचानक लो धूमधर। देख लो एक बार, उसके बाद मैं कल या परसों फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन को देखूंगा। क्या होता है कि कभी कभी बादल कोहरा छा जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो उड़ गया अचानक लोग उधर, मानो पर्वत आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा, जिसके कारण कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो ऐसा लगता था कि मानो आकाश अपने फड़फड़ाते हुए बादल रूपी पंखों को लेकर के इस धरती पर आया और पहाड़ को लेकर के उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्जल। तो उस समय केवल झरने के शोर सुनाई देते, कुछ भी नहीं दिखाई देता। टूट पड़ा भूख पर है अंबर, और मानो आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा। धस गए धरा में सभय साथ, और वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने के कारण पहाड़ों पर उगे हुए जो लंबे लंबे साल के वृक्ष थे, मानो डर के कारण धरती में समा गए, मतलब घुस गए अंदर, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उठ रहा धुआं, जल गया ताप, और बारिश के कारण जो पहाड़ के नीचे जो तालाब का निर्माण हो गया था, उसमें धुआं धुआं सा उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे तालाब में आग लग गई। और यो जलयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और जो देवताओं का राजा जो इंद्र था, मानो बादल रूपी यान में बैठ करके ये जादूगरी का लुका छिपी का खेल दिखा रहा था। कभी पहाड़ गायब हो जाता था तो ऐसा लगता था कि आकाश फड़फड़ाता हुआ बादल रूपी पंख लेकर के आया और पर्वत को उठा करके लेके चला गया। उस समय केवल झरनों के शोर सुनाई देते। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवताओं का राजा जो इंद्र था, वो बादल रूपी यान में बैठ करके ये जादूगरी का खेल दिखा रहा था। तो धरती आकाश पर यही दिखा रहा था। इसमें क्या है कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। वर्षा के कारण प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है
और उस परिवर्तन को कवि ने क्या किया है कि एक बहुत सुंदर ढंग से, आकर्षक रूप से इसका चित्रण किया है। आप कभी बाहर में जाकर के देखो या बारिश के मौसम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसको देखने के बाद तब पता लगेगा। ये कविता थोड़ा काल्पनिक इमेजिनेशन टाइप का है, हालांकि तुम लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इमेजिनेशन टाइप का कविता है। तो आज का दिन मैं यही खत्म करता हूँ कि पावस ऋतु में प्रकृति जो है निरंतर परिवर्तन करता रहता है। कभी धूप निकल जाती है, कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी आसपास पर्वत पर खिले हुए फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और घने बादलों पर सब कुछ बादलों के रूप में छिप जाता है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, और ऊंचे ऊंचे वृक्ष धुले हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश के बाद उनके पत्ते, पेड़ पौधे, टहनियां सब धुल करके फ्रेश दिखाई देती है, और पर्वत से निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है वो बहने लगती है, और आकाश तेजी से, आकाश में उड़ते हुए बादल जो है कभी इधर से उधर, उधर से उधर उड़ते हुए दिखाई देते, बहुत ही सुंदर नजारा होता है। तो आज का दिन मैं यही समाप्त करता हूँ। 15-16 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होगी, दूसरे दिन देखते हैं।